हरिओम तत्सत। क्लास शुरू करते हैं आज की। हम पढ़ रहे थे, हमने आर्टिकल 92 तक पढ़ लिया था। आर्टिकल 93 से आज शुरू करने जा रहा हूँ। आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। लोकसभा जो संसद का निम्न सदन है, उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका उपाध्यक्ष कौन होगा, उनको कैसे पद पर चयनित किया जाता है, ये प्रोसेस बताएगा। सबसे पहले इसकी हेडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हेडिंग ये प्रोविजन करती है कि अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बताया गया है। फिर इम्पोर्टेंट चीज कि किस प्रकार इनको चयन, कैसे इनका पद दिया जाता है, तो इनका चयन किया जाता है, चयनित होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा अध्यक्ष को किया जाता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे: नियुक्त, चयन, निर्वाचन और फोर्थ होता मनोनीत। आपको चारों चीज़ों को इजीली देख के चयन याद रखना है। लोकसभा सदस्य 543 होते हैं, वो अपने में से एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चयन कर लेते हैं। तो लोकसभा इतना सा इम्पोर्टेंट है कि हेडिंग लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष आर्टिकल 93 में, और इनका चयन किया जाता है। फिर इसके साथ में एक्स्ट्रा तथ्यों के रूप में आप देख सकते हो कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम था जीवी मावलकर। जीवी मावलकर। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, जो कोटा बूंदी मतलब राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। तो आप दोनों का याद रखना, वर्तमान कौन है और प्रथम कौन था। दोनों प्रकार की चीज़ें आप आपके दिमाग में याद रखना, ठीक है। फिर 94 आर्टिकल 94 बात करता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद कैसे रिक्त होगा, वो कैसे अपने पद से पद त्याग करेंगे और उनको हटाया कैसे जाएगा। सबसे पहले रिक्त कैसे होगा। रिक्ति की बात करते हैं कि अध्यक्ष तो अपना उपाध्यक्ष को देगा इस्तीफा, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। त्याग पत्र बोलो इसको, या इस्तीफा भी बोल सकते हो, आप जो भी शब्द बोलो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे ही हटाने की बात करते हैं कि इनको पद से कैसे हटाया जाएगा। ये तो पद रिक्त होना हो गया कि पद त्याग द्वारा अपना पद रिक्त हो गया। कैसे भी पद रिक्त हो, पद त्याग से हो, हटाया जाना हो, दोनों ही प्रोसेस बताएगा कि पद कैसे रिक्त होगा, पद त्याग से या पद से हटाया जाना। हटाना कैसे है कि 14 दिन पूर्व सूचना देकर, वही 14 दिन पहले का नोटिस जैसा हमने राष्ट्रपति में दिया था, उपराष्ट्रपति में दिया था, 14 दिन पूर्व सूचना दे दो। और तत्कालीन सदस्य जो भी हैं, जिस सदन का वो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्य जितने भी सदस्य हैं उनके बहुमत द्वारा। यहाँ तत्कालीन सदस्य का ये तात्पर्य है कि 543 सदस्य में से 4 सीटें रिक्त थी, 539 ही थे, तो 539 सदस्यों का बहुमत द्वारा। यहाँ उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की बात नहीं की गई है। यहाँ पर सीधी बात कर रहा है कि तत्कालीन उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा उनको हटाया जाएगा। तीसरा पॉइंट बात करता है कि लोकसभा अध्यक्ष विघटन के पश्चात भी नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक से ठीक पहले तक अपना पद धारण करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण होता है। कई ऐसे प्रशासनिक कार्य होते हैं जहाँ लोकसभा के अध्यक्ष की कंसेंट जरूरी होती है। कहीं ऐसे पद होते हैं जहाँ पर कोई किसी पद पर चयन करना होता है, तो उस समिति में लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है। जैसे आप लोकपाल के चयन की बात करोगे, आप सूचना आयोग, ये जितने भी आयोग बने होते हैं, इनके लिए जो कमेटी बनी होती है चयन की, उनमें लोकसभा अध्यक्ष कहीं उस कमेटियों का पार्ट होता है, या लोकसभा से संबंधित कई ऐसे फैसले होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष, जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, उसके पश्चात भी जब तक नई लोकसभा चुन के आ जाए, चुन के आने के बाद उनके सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं, और उसके बाद फिर नया लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। तो जब तक नई लोकसभा चुनकर नहीं आ जाए, प्रथम अधिवेशन नहीं हो जाए, उसके ठीक पहले तक वो अपना पद धारण करता है। प्रथम अधिवेशन होता है तो वहाँ एक प्रोटेम स्पीकर नामक पद आता है,
जो शपथ दिलाता है सदस्यों को, तो वो प्रोटेम स्पीकर आ जाता है उस समय। तो ठीक उससे पहले तक, जब तक प्रथम लोकसभा गठन न हो जाए, उससे पहले तक वो अपने पद को धारण करता है। तो सीधी सी बात यह है, 3 बातें लिखी हुई है आर्टिकल 94 में कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देगा या त्यागपत्र देगा, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना देगा। वाइवा वर्सा बोलते हैं इसको, एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देना। फिर सेकंड पॉइंट कहता है कि 14 दिन पूर्व सूचना देकर जितने भी सदस्य हैं अपने बहुमत द्वारा हटा सकेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, तो तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा। तीसरा पॉइंट ये बात करता है कि लोकसभा अध्यक्ष विघटन के पश्चात भी जब तक नई लोकसभा चुनकर नहीं आ जाए, उसका प्रथम अधिवेशन ना हो, तब तक ठीक पहले अपने पद को धारण करता है। ठीक है, ज़्यादा कोई तकनीकी बात नहीं है, सिंपली आप इसको रीड आउट कर लेना। 95 क्या बात करता है? 95 बात करता है के संदर्भ में ये बात होती है कि 95 अध्यक्ष के पद का कर्तव्य पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की शक्तियों को बताता है कि अध्यक्ष जब नहीं हो तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए या फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए, दोनों स्थितियों में कर्तव्यों का पालन करना है या अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, दोनों अलग चीज हो जाती है। जब अध्यक्ष नहीं होता, किसी कार्य से अनुपस्थित होता है, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। और जब अध्यक्ष टोटल ही पद रिक्त होता है, तो अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष द्वारा कार्य किया जाता है। ये बता रहा है कि कब उपाध्यक्ष कार्य करेगा, कब अन्य व्यक्ति करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को देखना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो लोकसभा का सदस्य हो, वो उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मैंने कल भी ऐसा ही राज्यसभा के संदर्भ में बताया था कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, यहाँ पर साथ में लेके चलना, ये शब्द रिक्त को पकड़ के चलना कि रिक्त वाली बात कर रहा है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो लोकसभा का सदस्य हो, वो अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कब? जब पद रिक्त हो। और अगर अनुपस्थित कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, अगर अनुपस्थित हो तो उस दशा में क्या कार्य करना है कि लोकसभा अपने में से एक व्यक्ति को अवधारित करती है और वह अवधारित व्यक्ति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, सीधा सा पॉइंट याद रख लो कि जब रिक्त हो तो राष्ट्रपति पे जाना है, रिक्त से राष्ट्रपति, देखना रिक्त के रह से राष्ट्रपति पे जाना है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। और अनुपस्थित हो तो अवधारित व्यक्ति लोकसभा द्वारा, अनुपस्थित है तो लोकसभा द्वारा अवधारित व्यक्ति, अनुपस्थित से अवधारित व्यक्ति आएगा, और राष्ट्रपति से रिक्त से राष्ट्रपति, रे से रे को कनेक्ट करना कि रिक्त से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद अनुपस्थित हो, अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने पद से अनुपस्थित हो तो लोकसभा द्वारा अवधारित व्यक्ति उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आर्टिकल 96 बताता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है। ऐसा कोई संकल्प विचाराधीन है जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने की बात हो रही है, तो उस अवस्था में हमें क्या डिसीजन लेना है, ये एक प्रोविजन है। ये बताता है कि उपस्थित होते हुए भी पीठासीन नहीं होगा। अगर मान लो कि उसको हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है, तो वो अगर लोकसभा में उपस्थित भी है ऐसी अवस्था में, तो भी पद धारण नहीं करेगा, पीठासीन नहीं होगा, तो उसकी जगह पर कौन बैठेगा? लोकसभा अपने में से एक व्यक्ति को अवधारित कर लेगी, 543 में से एक व्यक्ति पर राय बना लेगी कि भाई इनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, इसलिए आज कार्यवाही ये संभाल लेंगे। इसमें कोई खास विवाद का विषय नहीं होता, क्योंकि ये 1-2 दिन का पद होता है और जैसे उसको हटा देते हैं तो नया चुन के आ जाता है। ठीक है, तो उपस्थित होते हुए भी पीठासीन नहीं होगा, लोकसभा द्वारा उद्धारित व्यक्ति ऐसी अध्यक्षता करेगा उस समय। ठीक है, पर
ये साथ में ये बताता है कि बोलने और कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा, बोलने और कार्यवाहियों में वो भाग ले सकेगा। सिर्फ पीठासीन नहीं होना है, मतलब मुखिया अध्यक्ष की सीट पर नहीं बैठना है, बाकी उसको बोलने और कार्यवाहियों में भाग लेने का पूरा पूरा अधिकार है। और जहाँ ये बात आएगी कि उस पर वोटिंग राइट्स होते हैं, हम आर्टिकल 100 पढ़ेंगे, वहाँ वोटिंग राइट्स बताया जाएगा कि कोई भी विषय होता है या कोई प्रश्न होता है, कोई विधेयक होता है, वो बहुमत से पारित किया जाता है, सभी सदस्य वोट देते हैं। जब वोट बराबर हो जाते हैं तब अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार होता है, तब तक अध्यक्ष वोट नहीं देता जब तक बराबर नहीं हो जाते। मान लो कि 500 वोट थे और उसमें से 499 वोट ही पड़े, इसमें से 249 एक पक्ष को पड़ गए, 249 एक पक्ष को डाल दिए, इतने कांग्रेस थे, इतने बीजेपी थे, ठीक है। अब एक सदस्य का वोट बचा, ये अध्यक्ष का वोट होता है। अध्यक्ष प्राइमरी वोट नहीं करता, जब तक कि दोनों तरफ के वोट बराबर नहीं हो जाते तब तक अध्यक्ष वोटिंग नहीं करता, ठीक है। तो अध्यक्ष किसी विषय पर प्रथमतः वोट नहीं करेगा, प्रथमतः ही मत देने का अधिकार होता है। सामान्यतः प्रथमतः मत नहीं देता, और जब बराबर हो जाते हैं तब वो वोट करता है। ये आर्टिकल 100 में पढ़ेंगे हम आगे जाके। पर यहाँ ये कह रहा है कि वो प्रथमतः ही मत देने का अधिकार होता है। अगर मत बराबर हो गए तो उस दशा में यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं होता। मतलब अगर ऐसा है कि एक पार्टी के 300 वोट आ रहे हैं, दूसरे के 200 आ रहे हैं, उस समय तो उसका वोट काउंट कर लिया जाता है। पर जैसे ही अगर ये एक वोट का ही डिफरेंस रहता है तो उस व्यक्ति का वोट काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि जब मत बराबर हो गए तो उस दशा में वो वोटिंग नहीं करेगा। वहाँ ये होता है कि प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होता, वोट बराबर होने पर ही कास्टिंग वोट डालता है, निर्णायक मत डालता है अध्यक्ष। पर यहाँ ये कह दिया कि प्रथमतः तो आप दे लो, पर जब ऐसा लगता है कि वोट बराबर हो सकते हैं या बराबर हो गए तो उसका वोट काउंट नहीं किया जाता, उसके वोट को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब किसकी तरफ से हटाएंगे ये इशू नहीं है, उसके जब लगता है कि बराबर मत है तो उसका मत काउंट नहीं किया जाता। मत देने की अलग अलग रीतियां होती है, लोकसभा में भी प्राइमरी तौर पर हाथ ऊंचे करवा के, या फिर आप ध्वनि मत से कोई चीज़ है उसको पारित करवाते हैं। तो ये मत देने की रीतियां अलग अलग होती है, वो इशू नहीं है। हमें इतना सा याद रखना है कि उसको प्रथमतः मत देने का अधिकार है, और बराबर हो गया तो वहाँ वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है। तो ऐसा ना हो कि इसको हटा दें कल और इसके चक्कर में कोई गलत विधेयक पारित हो जाए, ठीक है। आर्टिकल 97, आर्टिकल 97 बात करता है कि सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते तो या तो संसद विधि द्वारा नियत करेगी। सभापति उपसभापति राज्यसभा के थे उनके, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते तो या तो संसद विधि द्वारा नियत कर लेगी, अन्यथा द्वितीय अनुसूची में जो बता रखे हैं उसके अनुसार वेतन भत्ते दे देना। कोई खास इश्यू नहीं है। द्वितीय अनुसूची सभी के वेतन भत्तों का प्रोविजन करती है, वहाँ सांसद के वेतन भत्ते नहीं है, बाकी सबके वेतन भत्ते हैं। तो आप देख लेना कि सारे पदाधिकारियों के जो भी यहाँ बता रखे हैं संविधान में, सबके वेतन भत्ते उसमें तृतीय अनुसूची में बता रखे हैं। तो या तो संसद विधि द्वारा उदारित कर लेगी, तो संसद ने विधि द्वारा बना रखा है कि इतनी सैलरी बढ़ा रहे हैं, इतनी सैलरी देंगे, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते वगैरह बढ़ा के उसको तृतीय अनुसूची में रख दिया जाता है। कोई खास विषय नहीं है, हेडिंग हेडिंग से काम चल जाएगा। याद रखना है कि वेतन भत्ते द्वितीय अनुसूची में जितने भी संविधान में प्रोविजन किए पदों के सबके। 98 आर्टिकल कहता है संसद का सचिवालय, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सचिवालय, ठीक है। क्या होगा संसद का सचिवालय? कि संसद के प्रत्येक सदन का पृथकतः सचिवीय कर्मचारी समूह होगा। यह पृथकतः था, ये गलत लिखाई में आ गया यहाँ पे, पृथकतः, ठीक है। ऐसे लिखा होना चाहिए था पृथकतः, ठीक है। तो पृथकतः क्या होगा? अपना सचिवीय कर्मचारी समूह होगा, सचिवालय होगा, वहाँ अपने कर्मचारियों का एक वृंद होगा, कर्मचारियों का समूह होगा
जो संसद विधि द्वारा अवधारित करेगी। तो ठीक है, संसद विधि द्वारा अवधारित करेगी, ऐसा एक सचिवालय होगा। तो हमें हेडिंग याद रखनी है, कुछ भी इससे आगे नहीं पढ़ना है। हो सकता है लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए एक ही सचिवालय हो, दोनों के लिए एक भी हो सकता है। कोई हेडिंग के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। आर्टिकल 99, संसद के सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान कैसे किया जाएगा। संसद के सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान कैसे किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ। यहाँ एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है जो व्यक्ति, उसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। तो जब कोई भी नए सदस्य चुन के आते हैं संसद के, तो संसद के सदस्य किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं? सामान्य प्रोविजन है कि राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे, पर राष्ट्रपति वहाँ 543 सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए नहीं बैठता। 2 दिन तक उनका शपथ चलता रहता है। एक दिन 250 सदस्यों ने शपथ ली, सब अपनी मातृभाषा में शपथ लेते हैं। एक एक सदस्य को 2-2 मिनट 5-5 मिनट भी लगाए तो भी बहुत समय हो जाता है। ऐसे सदस्यों को 2-2 दिन तक शपथ चलती रहती है। तो राष्ट्रपति बड़ा पद होता है, वो शपथ दिलाने के लिए नहीं बैठता। तो वो क्या करता है कि उसके द्वारा एक नियुक्त व्यक्ति होता है, कोई भी वो एक सदस्य होता है संसद का, जो सांसद चुन के आया, उस सदस्य को नियुक्त कर देता है कि आप इनके समक्ष शपथ ले लो, ये मेरे द्वारा नियुक्त व्यक्ति है। सामान्य प्रचलन भारत के परिप्रेक्ष्य में यह रहा है कि भी जो भी लोकसभा का सबसे सीनियर सांसद होता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको प्रोटेम स्पीकर बना दे दिया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। उस प्रोटेम स्पीकर का काम ये होता है कि वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। जैसे ही शपथ ले लेते हैं सभी सदस्य, तब सांसद कहलाते हैं शपथ लेने के बाद। अब सांसद बनते ही वो सारे सदस्य मिलकर एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुन लेते हैं और दूसरे व्यक्ति को लोकसभा उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। तो चयन कर लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष का, फिर अध्यक्ष सारी कार्यवाहियां देखता है। तो जब तक नए सदस्य चुन के आते हैं, पहले वाला लोकसभा अध्यक्ष पद धारण करता है, और जैसे ही नए सदस्य चुन के आ गए, राष्ट्रपति एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा, वो प्रोटेम स्पीकर रहेगा, वो संसद के सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञान कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा प्रोटेम स्पीकर का पद संविधान में कहाँ है, तो आर्टिकल 99 में प्रोटेम स्पीकर के बारे में बता रखा है, ठीक है। 100 आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100वां आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, कि संसद में सदस्यों के मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। संसद में सदस्य किस प्रकार मतदान करेंगे, रिक्तियां होते हुए भी संसद में कार्य करने की क्या शक्ति होगी, और गणपूर्ति कैसे होगी। पहला पढ़ रहा हूं कि प्रत्येक सदन की बैठक में या संयुक्त बैठक का प्रोविजन आप पढ़ोगे, यह आर्टिकल 108 में कर रखा है कि दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अभी तक 3 बार बुलाई गई है। एक दहेज से संबंधित विधेयक था, एक पोटा एक्ट था, और एक बैंक अधिनियम था। 3 बार बुलाई गई है कि जब दोनों सदनों में गतिरोध होता है, उन परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो ऐसी संयुक्त बैठक में या सदन की प्रत्येक बैठक में सभी प्रश्नों का उदाहरण, कोई प्रश्न है, कोई सब्जेक्ट है, उसका उदाहरण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा। प्रश्नों का उदाहरण कैसे होता है? वहां पर जो भी सब्जेक्ट होते हैं प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को एक्सेप्ट किया जाता है, उदाहरण किया जाता है, उनका जवाब दिया जाता है। विधेयक भी इसी प्रकार से होते हैं। जो कुछ होता है प्रश्नों का सीधा सा तात्पर्य है कि जो भी कार्यवाहियाँ होती है, उन सब कार्यवाहियों पे वहाँ वोटिंग्स होती रहती है। क्या आप एक विधेयक लाए कि हम तत्काल एक राष्ट्र हित का विषय और उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, कि जैसे किसानों का कोई मामला हो गया, कहीं पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप उसको राष्ट्रीय हित का मुद्दा बनाकर, या कोई भूखमरी से मर गया, तो आप संसद में ये प्रश्न उठा सकते हो कि सर ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। सामान्यतः संसद में नियम बने हुए हैं कि वहाँ प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, सब 14 दिन 7 दिन पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं। तो वो 14 दिन 7 दिन पूर्व सूचना नहीं दे के आप कोई विषय जिसको तत्काल संसद में उतारना चाहते हो, तो ऐसे प्रश्नों को पर वोटिंग होती है कि क्या ये मामला उठा सकते हैं, या फिर कोई विधेयक हो। तो सब
सदन की प्रत्येक बैठक में क्या किया जाएगा, या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का उदाहरण, प्रश्नों का मतलब है कि सभी कार्य जितने भी है वहाँ उनका सबका उदाहरण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो सभी चीज़ों का उदाहरण कैसे करना है, बहुमत से करना है। फिर ये जो मैं बात बता रहा था कि सभापति उपसभापति के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः तो अपना मत नहीं देगा, प्राइमरी रूप से उसको वोट नहीं देना, अपनी सीट पर ऊपर बैठे रहो, सदस्यों के वोट पड़ते हैं उनको काउंट कर लो, इधर वाले पक्ष में कितने वोट है कि 100 वोट आए, विपक्ष में कितने 80 वोट आए, पास किया जाता है, पक्ष में इतने आए, विपक्ष में 100 आ गए, पक्ष में कम आ गए तो ये प्रस्ताव खारिज किया जाता है। पर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि दोनों तरफ ही बराबर बराबर 90 वोट आ गए, अब अध्यक्ष को वोट करने का राइट आ जाता है। यही बात यहाँ लिखी हुई कि सभापति या अध्यक्ष, सभापति राज्यसभा का, लोकसभा का अध्यक्ष, या उस रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है जो उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, प्रथमतः मतलब प्राइमरी रूप से तो वो वोट नहीं करेगा, पर मत बराबर होने की दशा में उसका मत निर्णायक होगा, और इसी निर्णायक मत को कास्टिंग वोट कहा जाता है। तो आपको इंटरव्यू वगैरह में इंग्लिश में कास्टिंग वोट के नाम से पूछते हैं कि कास्टिंग वोट का अधिकार किसको होता है और किस स्थिति में होता है, कि जब दोनों सदनों में चीज़ें इक्वल हो जाए तब कास्टिंग वोट का अधिकार राइट होता है, कि कोई ऐसी चीज़ है जिस पर दोनों पक्षों में बराबर वोटिंग हो गई तब कास्टिंग वोट का राइट क्रिएट होगा। ठीक है, फिर तीसरा कि रिक्ति के कारण या कोई सदस्य मत देता है जिसे मत देने का अधिकार नहीं था, या तो सदन में कोई किसी प्रकार की रिक्ति है, 20 मेंबर नहीं है, 25 मेंबर नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको वोट देने का राइट नहीं था, वो आके वोट दे गया। संसद में बैठ के, संसद में सीटें होती है, सीटों पे बटन होते हैं, उन बटन के द्वारा वोटिंग करते हैं, हाथ ऊंचे करके करते हैं। 543 लोगों का सदन होता है, इतने बड़े सदन में कई बार पता नहीं रहता, वो हाथ ऊंचे कर, कोई किसी सांसद की सीट पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठ कर बटन दबा गया या हाथ ऊंचा कर गया, या कोई ऐसा व्यक्ति था जो सांसद बनने के अयोग्य था पर सांसद बन के वहाँ वोटिंग कर गया और अगले दिन उसको हटा दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब रिक्ति है या कोई सदस्य मत दे देता है जिसे मत देने का अधिकार नहीं था, वोटिंग देने का राइट नहीं था, तो भी संसद की कार्यवाहियां विधि मान्य ही रहेगी, अविधि मान्य नहीं होगी। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि गणपूर्ति कुल सदस्यों के 10वें भाग के बराबर होगी। संसद सामान्य रूप से कार्य करती है तो उसके गणपूर्ति देखी जाती है कि क्या संसद में उतने सदस्य हैं जो किसी विषय को डिसाइड कर सके। ऐसा हो कि संसद में दो ही व्यक्ति बैठे हैं और दोनों ने मिलकर कोई विषय उठाया, डिसाइड कर लिया। संसद बहुत इंपॉर्टेंट सदन है, पूरे देश, संसद, देश जितना भी चलता है वो संसद से ही चलता है। संसद बजट पास करती है, संसद आपके अधिनियम पास करती है, संसद आप पर कैसे शासन किया जाएगा सारी चीज़ें संसद पास करती है। तो जब संसद में अगर गणपूर्ति ही नहीं है और दो तीन व्यक्ति मिलकर ऐसा फैसला कर जाएं, इससे रोकने के लिए गणपूर्ति का प्रोविजन किया है कि 10वें भाग के बराबर, कुल सदस्यों का 10वां भाग। कुल सदस्य होते हैं कितने, कुल सदस्यों की बात करो तो आप कुल सदस्य होते हैं 543, सॉरी 550 सदस्य होते हैं, 543 तो चुने जाते हैं, तो 550 सदस्यों के 10% मतलब 10वां भाग का मतलब हो गया 55 सदस्य गणपूर्ति होगी। तो कुल सदस्यों में से 55 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं है तब तक गणपूर्ति नहीं मानी जाएगी, और 55 से कम सदस्य है, गणपूर्ति नहीं है, तो सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। काम नहीं करेंगे सदन में, सदन को स्थगित कर देंगे कि जब तक 55 सदस्य नहीं हो जाते तब तक सदन किसी भी रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यह आर्टिकल 100 है। चारों पॉइंट रिकॉल कर देता हूँ कि सदन की बैठक में या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का उदाहरण कैसे किया जाएगा, बहुमत के द्वारा। कौन किसके बहुमत से, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से। सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, या वो खुद सभापति या अध्यक्ष हो, प्रथमतः तो मत नहीं देंगे, पर जब मत बराबर हो जाते हैं दोनों पक्षों के तो निर्णायक वोट वही देता है, कास्टिंग वोट बोलते हैं उसको, वो जिसके पक्ष में दे देता है उसी तरफ वो विधेयक पास हो जाता है। कोई रिक्ति थी
या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे मत देने का अधिकार नहीं था, मत देकर चला गया, तो उसके कारण कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होगी, विधिमान्य ही रहेगी। गणपूर्ति वेरी इंपॉर्टेंट, एक 10वां भाग गणपूर्ति माना गया है। ठीक है, फिर ये केस देख लेना, स्वराज वर्सेज एम गर्ग के नाम से एक केस है कि निर्णायक मत देने का अधिकार केवल सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को, ये जो सीट पर बैठा है उसी को ये निर्णायक मत देने का अधिकार है। उपाध्यक्ष अगर उस समय सदन में उपस्थित होता है तो वो एज ए सदस्य नीचे बैठता है, तो वो सिंपली प्रथमतः ही मत देता है, उसका वोट कास्टिंग वोट नहीं माना जाता। ठीक है, 101 आर्टिकल 101 क्या प्रोविजन करता है? आर्टिकल 101 की सदन में स्थानों का रिक्त होना। सदन में कैसे स्थान रिक्त होंगे कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है। पहले तो इसने कह दिया कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं बनना है, पर फिर भी कोई व्यक्ति अगर दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो एक या दूसरे सदन में स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। संसद को ये राइट है कि दोनों सदनों का अगर सदस्य चुन लिया तो कैसे कौन से सदन में उसका पद रिक्त होगा, ये प्रोविजन संसद करेगी। ठीक है, सिंपली बात है कि दोनों सदनों का सदस्य नहीं होना, लोकसभा राज्यसभा दोनों में चुन लिया गया है तो संसद उपबंध करेगी। संसद को विशेष रूप से ध्यान रखना, ये प्रोविजन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कोई व्यक्ति था जो किसी संसद का और राज्य के विधानमंडल का, दोनों का, संसद में या राज्य में एमएलए बन गया या संसद में सांसद बन गया, तो किसी राज्य का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का दोनों का सदस्य नहीं होगा, सामान्य तो नहीं होगा, पर कोई व्यक्ति संसद रहते हुए या राज्य के विधानमंडल या तो सांसद रहते हुए या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात एक पीरियड देकर राष्ट्रपति की, उस पीरियड के दौरान आप अपना पद रिक्त कर दो। 14 दिन का पीरियड दिया, उसमें उसने पद रिक्त नहीं किया किसी भी एक सदन में, उससे कह दिया जाता आप जहां भी करना चाहो रिक्त कर सकते हो, पर उसने दोनों सदन में अपना रिक्त नहीं किया, तो यहां से देखना कि संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने उस पीरियड के दौरान राज्य के विधानमंडल का अपने स्थान को पहले से ही रिक्त नहीं किया। सीधा सा कहने का यह मतलब है कि यदि आप एमपी बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बन गए और एमएलए दोनों ही बन गए, पहली बात तो आपको बनना नहीं है, लिखा हुआ है, फिर भी आप बन जाते हो तो राष्ट्रपति एक टाइम देगा, उसके अंदर या तो आप इस पद को छोड़ दो या इस पद को छोड़ दो। जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा बताया होगा समय के अंदर आप पद नहीं छोड़ते हो तो संसद में आपका पद रिक्त हो जाएगा, सांसद का पद रिक्त होगा, ना कि एमएलए का। अगर आपने उस पीरियड के अंदर कोई एक पद नहीं छोड़ा तो संसद में आपका पद रिक्त होगा, सांसद पद आपका चला जाएगा। ठीक है, और रिक्ति कैसे होती है पदों की, ये बताता है कि और रिक्ति कैसे होगी पदों की। ये प्रोविजन है कि संसद के किसी सदन का सदस्य, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या अनुच्छेद 102 के खंड 1 में, अनुच्छेद 102 के खंड 1 में बता रखा है कि कब कब अपना पद रिक्त हो जाता है, दिवालिया हो गया हो, या वो मानसिक रूप से पागलपन हो गया हो, या कोई किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया हो, ऐसी कंडीशन में वो 102 के 1 में कुछ परिस्थितियां बता रखी है, जब वो भारत का नागरिक नहीं रहता है तो तब उसकी संसद से पद रिक्त हो जाता है। और 102 के खंड 2 में बता रखा है कि जब 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल के कानून के अनुसार उसको निररित घोषित कर दिया है तो तब भी उसका पद रिक्त हो जाता है। तो किसी सदन के, संसद के किसी सदन के सदस्यता का पद 102 के 1 और 2 में जो निररता बता रखी है उसके कारण रिक्त हो जाता है। या फिर सदस्य क्या करेगी, सभापति या अध्यक्ष को, राज्यसभा का है तो सभापति को, लोकसभा का है तो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र दे दे। अगर अपना इस्तीफा दे देता है साइन किया हुआ तो भी उसका पद रिक्त हो जाता है, और ऐसा त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्वीकार कर ले। ठीक है,
तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऐसी जांच करने के पश्चात कि वो त्याग पत्र स्वेच्छा से था, असली था, उसके बाद इस्तीफा स्वीकार करेगा। ठीक है। अभी जैसे हुआ था कि सचिन पायलट का एक प्रकरण चला था राजस्थान में कि राजस्थान के सभी एमएलए ने इस्तीफे दे दिए थे एक साथ, 91-92 एमएलए ने। और बाद में वो अपनी इच्छा से तो कोई भी अपना पद नहीं छोड़ना चाहता, पर सरकार के 2-3 मंत्रियों ने दबाव बना के गहलोत सरकार का, गहलोत जी का नाम लेके और उनसे इस्तीफे दिलवा दिए थे। सचिन पायलट को सीएम बना रहे थे, तब ये प्रकरण चला था उस दौरान। तो जब भी कभी इस्तीफे दिए जाते हैं तो ये चेक किया जाता है कि किसी ने डरा धमका के तो इस्तीफा नहीं दिलाया, अपनी इच्छा से दे रहे हैं। तो सीधी सी आप तो ये ध्यान रखो कि इस्तीफा किसको देगा, सभापति और अध्यक्ष को देगा। सभापति अध्यक्ष उस इस्तीफे को स्वीकार कर लेगा तो सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। तो कैसे कैसे पद रिक्त होगा कि ये तो दोनों सदनों का सदस्य नहीं रहना है। ठीक है, दोनों सदनों का सदस्य है तो संसद बता देगी उस सदन में खाली हो जाएगा। या फिर आप सांसद हो और एमएलए हो, दोनों हो, तो आप राष्ट्रपति द्वारा नियत अवधि में पद त्याग कर दो। नहीं करते हो तो आपका सांसद में पद रिक्त हो जाएगा। या आप अनुच्छेद 102 में किस खंड फफ्त में बताई निर्भरता से गिरफ्त हो या सेकंड में बताई निर्भरता से गिरफ्त हो तो भी आपका पद रिक्त हो जाएगा। आप सभापति या अध्यक्ष को अपना इस्तीफा लिख के दे देते हो और वह इस्तीफे को चेक कर लेता है कि ये स्वैच्छिक है, असली है, और स्वीकार कर लेता है, तो उसके बाद आपका पद रिक्त हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि सदन के संसद के किसी सदन में 60 दिन तक सदन की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहता है अधिवेशनों में से। संसद के जो सत्र चलते हैं, मैंने कल भी बताया था कि 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। वो एक एक महीने के सत्र होते हैं। अगर आप किसी भी सत्र से बिना किसी सूचना के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हो, उस स्थिति में आपका सदन से पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, 60 दिन की अवधि बिना सूचना के आप 60 दिन तक अनुपस्थित रहे सदन के अधिवेशनों में से, तो आपका पद रिक्त हो जाएगा। पर जब ये 60 दिन गिनेंगे तो ऐसी अवधि हिसाब में नहीं लेंगे जब सदन नहीं चल रहा हो। सदन कई बार नहीं चलता, जैसे मैंने बताया सिर्फ एक एक 1.5 महीने के लिए 3 बार चलता है, तो बाकी दौरान नहीं चलता है, तो उस समय की अवधि को काउंट नहीं करेंगे। और अगर लगातार 4 दिन ऑफ रहा था तो वो 4 दिन लगातार ऑफ रहा था तो उस अवधि को भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप 60 दिन वाला पीरियड याद रखना। और कौन से काउंट नहीं करते कि जब सदन सत्र में ना हो, सत्रावसान हो चुका हो, वो टाइम काउंट नहीं करते। और 4 दिन से अधिक छुट्टी रही हो तो वो टाइम भी काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, 102 सदस्यों के लिए निर्भरताएं क्या होगी कि सदस्यों के लिए निर्भरताएं कि कोई भी सदस्य किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए निर्धारित होगा यदि कोई लाभ का पद धारण करता है। ठीक है, मैं पॉइंट कर देता हूं कि कौन कौन सी। एक तो राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन, दोनों के अधीन किसी भी प्रकार से लाभ का पद धारण करता है तो वो निर्भरता से गिरफ्त माना जाएगा। दूसरा, विकृतिचित है, पागल है, तो वो भी निर्धारित माना जाएगा। दूसरा, अनुन्मोचित दिवालिया है, दिवालिया जिसको न्यायालय ने उन्मोचित नहीं किया है। सीधी सी बात, आप इतना सा याद रख लो कि दिवालिया है, तो ये निर्भरता मानी जाएगी। ठीक है, या भारत का नागरिक नहीं है या विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, या तो भारत का नागरिक नहीं है या विदेशी नागरिकता उसने स्वीकार कर ली। ठीक है, या फिर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निर्धारित हो गया है। जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था कि लिली थॉमस वर्सेज भारत संघ का 2014 का केस है, लिली थॉमस वर्सेज भारत संघ का। उसमें यह है कि कोई सदस्य अगर 2 साल से अधिक की सजा किसी कोर्ट द्वारा सुनाई जाती है तो संसद से उसकी सदस्यता छीन ली जाती है। जिस केस के जजमेंट के आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता संसद से अभी छीनी गई है कि 2 साल की सजा हो जाती है या उससे अधिक की सजा है तो ये प्रोविजन है चारों पांचों। एक तो लाभ का पद धारण नहीं करता है, दूसरा विकृतिचित है, लाभ का पद धारण नहीं करता, विकृतिचित है, दिवालिया है, या नागरिकता भारत का नागरिक नहीं रहा, विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली, या फिर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निर्धारित हो गया है। तो 102 का दूसरा पॉइंट याद रखने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि कोई भी संसद के किसी भी सदन से निर्हरित होगा यदि 10वीं अनुसूची के अनुसार उसको निर्हरित कर दिया, दल बदल कानून के अनुसार यदि उसको निर्हरित कर दिया है, तो ऐसी अवस्था में वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। दल बदल कानून ये है कि आप जिस पार्टी से चुन के आए उसी पार्टी में रहोगे। अगर आप छोड़ के जाते हो तो कम से कम 2/3 सदस्य छोड़ के जाने चाहिए उस पार्टी के सारे एक साथ, तब जाके दल बदल कानून लागू नहीं होता। अन्यथा आप अगर जैसे ही 2-4 व्यक्ति छोड़ के कांग्रेस के बीजेपी में जाना चाहे तो उनकी सदस्यता चली जाती है, उनको वापस चुनाव लड़के फिर आना पड़ता है, नहीं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ये 52वां संविधान संशोधन था जो दल बदल से संबंधित था, 10वीं अनुसूची जोड़ी थी, उसके अनुसार ये प्रोविजन जोड़ा गया। और इसकी जो निर्हरता का डिसाइड करता है कि इसके अनुसार निर्हरित हो गया, इसको डिसाइड करता है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। इसको सदन का अध्यक्ष भी कह सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष लिख सकते हो या फिर आप सदन का अध्यक्ष लिख सकते हो। तो ये डिसाइड कौन करता है? सदन का अध्यक्ष डिसाइड करता है। यहीं लिख लेना प्रोविजन, मैंने इसमें नोट्स में ऐड नहीं किया था, ये आप लिख लेना कि जो 102 की सब क्लॉज 2 है, 10वीं अनुसूची की निर्भरता को डिसाइड कौन करता है? इसको डिसाइड करने की पावर होती है सदन के अध्यक्ष के पास। जो जिस भी सदन का सदस्य उस सदन का अध्यक्ष डिसाइड करेगा। ठीक है। सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय क्या होगा? कि जब ये प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य 102 के खंड 1 के तहत निर्हरितता से गिरफ्त हो गया है या नहीं, कोई कहते हैं सर ये तो दिवालिया है या वो है, तो इसको डिसाइड कौन करेगा? तो सीधी सी बात, प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार उसका विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। 2 ही पॉइंट याद रखने, सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करेगा? कि राष्ट्रपति करेगा। और विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी राय के अनुसार ही करेगा और उसका विनिश्चय फाइनल होगा। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। 104 कि आर्टिकल 99 के तहत शपथ या प्रतिज्ञान लेना था, उससे पहले ही आपने या आप किसी प्रकार के अयोग्य हो गए, अयोग्य होने के बाद भी आप सदन में बैठते हो और मतदान करते हो तो उसके लिए दंड, या तो शपथ लेने से पहले आपने मतदान किया सदन में किसी प्रकार का, या आप अयोग्य होने के पश्चात भी मतदान करते हो तो आप पर दंड क्या होगा? 500 रुपये का दंड। ठीक है, ये 500 रुपये का दंड है और 500 रुपये प्रतिदिन का दंड है। ठीक है, और ये दंड को कैसे, ये संघ पर कोई ऋण होता है उसके रूप में वसूल किया जाता है। तो आप याद रखना कि कोई बिना सदस्य हुए अगर किसी प्रकार से सदन की कार्रवाई में भाग लेके वोटिंग वगैरह करता है तो 500 रुपये प्रतिदिन है, या प्रतिदिन शब्द और लिख लेना, 500 रुपये प्रतिदिन का ये दंड है। ठीक है। आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 क्या प्रोविजन करता है? कि संसद के सदनों की या उनके सदस्यों की और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार। संसद के सदन की क्या शक्तियां हैं, सदस्यों की क्या शक्तियां हैं, या संसद की जो समितियां बनी हुई है उनकी क्या शक्तियां, विशेष अधिकार क्या हैं, उनके बारे में यह आर्टिकल बात करता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सदन में वाक स्वातंत्र्य होगा। सदन में आप कुछ भी बोल सकते हो, एक दूसरे को गाली गलौज भी कर दोगे तो उसके संबंध में बाहर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं होता। संसद को संसद के अंदर किए गए कार्यों के संबंध में दंड देने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है। संसद उस व्यक्ति को दंडित कर सकती है, संसद से निकाल सकती है, उसका पद छीन सकती है, संसद दंड दे सकती है, पर संसद के बाहर किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाता। तो संसद में वाक स्वतंत्रता होती है। यह अधिकार इसलिए दिया गया कि अगर संसद में अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं होगा तो फिर आप अपनी बातों को प्रतिनिधि कैसे रख पाएंगे। दूसरा, संसद में या किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई बात या किसी मत के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसा मैं बता रहा था, कोई संसद में कोई बात कह दी या कोई वोटिंग वगैरह दे दिया
तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। संसद के अंदर की बात को किसी भी कोर्ट में, ये विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स होते हैं, संसद की पावर्स होती है कि संसद में वाक स्वातंत्र्य होगा, संसद के अंदर जो बात कह दी उसको किसी भी कोर्ट में प्रसंगट नहीं किया जाएगा। ठीक है। अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां ऐसी होगी जो संसद द्वारा परिनिश्चित करें। संसद विधि बनाकर परिनिश्चित कर सकती है कि संसद के सदन की, उनके सदस्यों की, समितियों की और क्या शक्तियां होगी, क्या विशेष अधिकार होगी। ठीक है। मैं एक कल बता रहा था, जब महान्यायवादी हम पढ़ रहे थे, कि महान्यायवादी जब आर्टिकल 76 पढ़ते हो तो उसके साथ में आपको एक तो क्या पढ़ना चाहिए, 88 पढ़ना चाहिए था, और दूसरा आपको 105 पढ़ना चाहिए। वहाँ बता रखा है कि महान्यायवादी को सदन की बैठकों में भाग लेने का, समितियों के बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा, वोटिंग राइट नहीं होगा। 105 में और यहाँ महान्यायवादी और मंत्रियों के कुछ अधिकार बता रखे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि कनेक्ट करके पढ़ा करो, साथ में आपको याद रहे कि जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन में या उसकी समिति में बोलने और कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। ऐसा अधिकार मैंने बताया था कि कहाँ पर दे रखा है, तो ऐसा अधिकार 88 में दे रखा है। तो भाग लेने का अधिकार है, तो उन व्यक्तियों को ये सभी अधिकार भी प्राप्त होंगे जो 105 में बता रखे हैं। या मैंने कोष्टक में लिख दिया कि ये महान्यायवादी और मंत्रियों के संबंध में बात कर रहा है कि उनको ये 1, 2 और 3 के अधिकार भी प्राप्त होंगे। एक केस है, इस केस पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये केस है नरसिंहा राव वर्सेज भारत संघ का मामला है। सर्चलाइट केस बोलते हैं इसको। इसमें वोट खरीदने का कार्य हुआ था, इससे संबंधित मामला था। तो सदन में आरोप लगे कि ये वोट खरीदे गए हैं और ये ऐसे, तो वो जो वोट देने आया उनको तो वोटिंग राइट्स था, उन्होंने यूज कर लिया। पर कुछ लोग पैसे लेके वोट देने नहीं आए, तो जो वोट नहीं देने आए उनको दोषी ठहराया गया और जो वोट देने आए उनको दोष मुक्त कर दिया गया। ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिंपली बता रहा हूँ कि ये संसद डिसाइड करती है कि किसको दोष सिद्ध करना है, किसको दोष मुक्त करना है। नरसिंहा राव वर्सेज भारत संघ का ये केस है, सर्चलाइट केस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। एक 105 क्या बात करता है कि सदस्यों के वेतन और भत्ते क्या होंगे। तो संसद के किसी भी सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्तों के प्राप्त करने के अधिकार होंगे जो समय समय पर संसद द्वारा, किसके द्वारा, समय समय पर संसद कानून द्वारा अवधारित करे। ये देखो, संसद के वेतन भत्ते द्वितीय अनुसूची में नहीं लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि सबके लिख रखे हैं, संसद के वेतन भत्ते द्वितीय अनुसूची में नहीं है। तो संसद ही अवधारित करती है कि कितने वेतन भत्ते मिलेंगे। तो इस संसद के राइट से वो टाइम टाइम पे वेतन भत्ते बढ़ाती रहती है और ये उससे संबंधित राइट है। आज हमने आर्टिकल 93 से शुरू किया था और 106 तक पढ़ लिया है। कल हम विधायी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसको देख लेना नटसेल में, कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, कुछ अंदर की मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत।